वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। देखो, पिछली वीडियो में हमने ना गुलाम वंश को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, मतलब कि मध्यकालीन इतिहास पढ़ा रहे हैं तो उसमें गुलाम वंश से स्टार्ट होती है। गुलाम वंश हमने पढ़ लिया। उसके बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश से आता है कि मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब मतलब कि गुलाम वंश पढ़ लिया, खिले अब खिलजी वंश आ गया। ठीक है ना। तो उसके लास्ट का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि लास्ट मतलब गुलाम वंश का ख़त्म होना और खिलजी वंश की स्टार्टिंग होना, उसमें क्या मैटर था, कैसे वो हुआ। ठीक है ना। देखो, जो हमारा खिलजी गुलाम वंश था, गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था? कैमुर्स था। ठीक है ना, कैमुर्स था। कैमुर्स था ना। तो कैमुर्स एक नाबालिग था, नाबालिग शासक बना। ठीक। अब इसके किसी संरक्षक की, किसी प्रोटेक्टर, किसी मतलब जो उसकी देखभाल कर सके, उसकी ज़रूरत थी। तो इसका संरक्षक किसको बनाया गया? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को। किसको? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को बनाया गया। अब जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने मौके का फ़ायदा उठा के कि नाबालिग है ना, इसको कैमूर्स को ख़त्म कर दिया और कौन से वंश की स्थापना होगी? खिलजी वंश की स्थापना होगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश जो था, इस पूरे दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा कार्यकाल या सबसे छोटा वंश कौन सा था? खिलजी वंश था। क्लियर ये बात? ठीक है, इसकी भी मैंने ट्रिक कराई आपको। कौन सा? तुगलक सखी। सखी कैसे कौन सा है? खिलजी वंश सबसे छोटा। और सबसे लंबा कौन सा चलेगा? तुगलक वंश। क्लियर है ना। तो चलते हैं आगे। अब मतलब खिलजी वंश पढ़ते हैं। खिलजी वंश, खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश जो है, इसमें संस्थापक तो आपको पता ही चल गया कौन था? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। ये जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी था, ये अपनी जनता के लिए बहुत अच्छा था। कहते हैं ना जिसको, उदारवादी, है ना, जनता के तरीके से ही शासन करता था। कौन करता था? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, है ना। पहला शासक तो हम जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को पढ़ रहे हैं। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज़, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। ठीक है, क्या करता थे? अब चलो समझ लो, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी लिख रहा है यहाँ पे इतना तो पता ही चल गया। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी क्या करता था? जनता के हिसाब से ही शासन करता था, बहुत ही उदारवादी था। तो इसने अपने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी किसको दी? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक, किसको दी? अलाउद्दीन खिलजी को। मतलब कि दक्षिण भारत पर विजय तुम्हें पानी है, जिसको अपना सेनापति बनाया, उसको दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी अलाउद्दीन खिलजी को दे दी। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का क्या था? दामाद भी था और भतीजा भी था। ठीक है ना। जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी कौन था? दामाद भी था और भतीजा भी था। ठीक है, किसको भेजे दक्षिण भारत के लिए? अलाउद्दीन खिलजी को। तो नाम इतने बड़े बड़े हैं। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी कौन था? भतीजा भी था, भतीजा और दामाद। ठीक है, मतलब बेटी की शादी भतीजे से ही की थी। क्लियर ना इतना तो एक बार क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी को ना लालच आ गया, क्योंकि इसने ना दक्षिण भारत में सारा काम कौन करता था? अलाउद्दीन खिलजी। और राजा कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। आराम से दिल्ली बैठ के शासन कर रहे हैं। लेकिन जो फील्ड में लोग मतलब काम करना था, दक्षिण भारत पे इतने सारे साम्राज्य, इतने सारे छोटे छोटे, सब किसी ने अलाउद्दीन खिलजी नहीं जीत लिए थे। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा लूट का माल लेकर आता था अलाउद्दीन खिलजी। तो एक बार ना अलाउद्दीन खिलजी का, जब जलालुद्दीन खिलजी ने हिसाब मांगा कि हमें दो, है ना, क्या क्या करके लेकर आए हो, तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मार दिया। ठीक है, और शासक कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी बन गया। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है, इसको फिरोज़ खिलजी, इसके बारे में आपको सिर्फ संस्थापक के रूप में ही पढ़ना है, बस यही पूछोगे, इसके बारे में कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है ना, कोई ऐसा खास काम किया नहीं। और शासन भी कितने साल किया सिर्फ इन्होंने? देखो, 1290 में कौन सा खत्म हुआ था? गुलाम वंश। तो कब से शुरू होगा हमारा खिलजी वंश? 1290 से लेकर 1320 में ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इन्होंने शासन कब तक किया? 1290 से लेके 1296 तक।
ठीक है, सिर्फ 6 साल शासन किया, 6 साल बाद ही इनके दामाद ने इनको मार दिया। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। खिलजी वंश में आपको पढ़ना ही सिर्फ ये है, अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, उसने बहुत सारे काम किए। चलो अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते हैं, है ना। अलाउद्दीन खिलजी, अरे ये तो पिछले का है। देखो क्या पढ़ना, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने ना खुद को, अपने को शरीयत के कानून से रिहा कर दिया था। मतलब कि शरीयत मतलब इस्लामी कानून, ठीक है ना। शरीयत किसे कहते हैं, इस्लामी नियम कानून को शरीयत कहते हैं। तो उससे खुद को आज़ाद कर देता है, मतलब मैं नहीं मानता मैं आज़ाद हूँ, मेरी मर्जी जो होगी मैं वो करूँगा, ठीक है ना। शरीयत से खुद को आज़ाद कर दिया, ठीक। ये तो हो गया मतलब कि स्टार्टिंग के पहले हम क्या करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की जो अलग थोड़ी अलग अलग से चीज़ें वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे बिल्कुल सीक्वेंस से, मतलब कि सैन्य व्यवस्था क्या थी, सेना के लिए क्या किया, टैक्स का अलग से, है ना। और जो सैन्य अभियान चलाया, मतलब कि किस किस राज्य को जीता, वो अलग पढ़ेंगे। पहले जो चीज़ें बिखरी हुई सी ना, पहले उनको कवर करते हैं, क्लियर ना। इतना पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शासन कब तक किया, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने किया शासन, वो कब हुआ था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1296 तक। कहाँ से स्टार्ट होगा, 1296 से लेकर 1316 तक, ठीक है। मतलब कि 20 साल तक शासन किया, 20 साल तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया, ठीक है ना। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसका जो असली नाम था अली गुरशप था। क्या था, अली गुरशप। असली नाम क्या था, असली नाम क्या है, या बचपन का नाम, बचपन का नाम ही कहेंगे, अब असली तो अलाउद्दीन खिलजी ही है, ठीक है ना। बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम अली गुरशप। क्या था, अली गुरशप, अली गुरशप था बचपन का नाम, ठीक है। बचपन का नाम क्या था, अली गुरशप था। और इसने इस्लामी नियम कानून से खुद को आज़ाद कर दिया। इसने जो किया, जब मैंने आपको गुलाम वंश पढ़ाया था, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कराया था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, ठीक है ना। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दरवाज़ा जो है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दरवाज़ा किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसको क्या कहते हैं हम, अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा कह सकते हैं उसको, या फिर अलाई दरबार भी कहते हैं, अलाई दरवाज़ा या अलाई दरबार। तो इन्होंने क्या बनवाया, अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा। देखो मैं बताऊँ, मैं ना इस पर सिर्फ कीवर्ड्स ही लिखूंगी, ठीक है, और सब मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आप ना नोट्स बना लेना अपनी समझ से, अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो जितना आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे उतना ईजी होता है समझने के लिए, ठीक। कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दी, समझ ली, फिर नोट्स बना लिए, ठीक है। तो अलाई दरवाजे किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक। दूसरा, वो तो मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनवाई थी, ठीक, उसकी प्रतिद्वंदी, ठीक है, उसको कंपटेटिव क्या बना रहा था, ये अलाई मीनार बना रहा था, जो कि कंप्लीट नहीं हो सका, ठीक है ना। वो था इंजीनियर की कमी की वजह से इन्होंने बेस छोटा लिया, वो ऊपर तक जा नहीं पाई, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि कुतुब मीनार से भी ऊंची एक मीनार बनवाए, ठीक है। उसका नाम क्या था, अलाई मीनार था, जो कंप्लीट नहीं हो पाई, ठीक, अलाई मीनार। और इसने अलाउद्दीन खिलजी, नाम हो गया अली गुरशप, और क्या हो सकता है अलग सी चीज़ें, हाँ। अब एक बार देख लेते हैं हम कि भूमि के लिए क्या क्या किया, ठीक है ना। मतलब टैक्स वो अलग से पढ़ लेंगे, कौन कौन से टैक्स है। जो भूमि की पैमाइश होती है, मतलब कि नाप कराना, भूमि की पैमाइश पहली बार किसने करी, अलाउद्दीन खिलजी ने। और भूमि की पैमाइश करा के उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स लिया, ठीक है। क्या कराया, भूमि की पैमाइश, भूमि की पैमाइश, भूमि की पैमाइश कराई। पैमाइश मतलब सारी ज़मीनों को नपवाया, ठीक है। और उस पर ज़मीन जिसके पास थी उसी के अकॉर्डिंग पूरी उपज का 50% टैक्स लिया। कितना, 50%, सोचो कितना ज़्यादा था, बिल्कुल आधा। टैक्स कितना लिया ज़मीन पर, 50%, उपज का 50%, ठीक है ना, उपज का 50% टैक्स, मतलब कि कर, ठीक है ना। भूमि की पैमाइश कर रही है, उस पर 50% टैक्स लिया।
और इसने ना एक स्थायी गुप्तचर व्यवस्था चलाई। स्थायी गुप्तचर व्यवस्था मतलब कि जासूस होते हैं ना, तो कंटिन्यू इसने स्थायी गुप्तचर व्यवस्था चलाई। तीसरा क्या किया, स्थायी गुप्तचर, स्थायी गुप्तचर चलाए, ठीक है ना, स्थायी गुप्तचर चलाए। और ये तो इसमें तो कुछ समझाने वाली बात है ही नहीं। अब पढ़ते हैं हम कि सेना के लिए क्या किया, मतलब कि सेना क्या कह सकते हैं उसको, सैन्य व्यवस्था कह सकते हैं, ठीक है ना। सैन्य व्यवस्था कैसी थी, अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था, देखो यहाँ कर लेते हैं। इसकी सैन्य व्यवस्था जो थी, सैन्य व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहली बार सेना के लिए ड्रेस मतलब कि वेशभूषा तैयार की। अलाउद्दीन खिलजी की सारी सेना एक बार मतलब पर्टिकुलर ड्रेस में रहती थी, ठीक है। तो पहली बार ड्रेस किसने चलाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो क्या कहेंगे इसको, सेना के लिए वेशभूषा, सेना के लिए वेशभूषा, सेना के लिए वेशभूषा, सेना के लिए क्या करा है ना, वेशभूषा चलाई, ठीक है। दूसरा क्या किया, मतलब वहाँ पे जैसे अलाउद्दीन खिलजी के पास जितने भी घोड़े थे, तो घोड़े दो सैनिक घोड़े खड़े, अब पता चला कि वो उसका घोड़ा लेके चला गया। लेकिन घोड़े में भी थोड़ी सी वो होते हैं ना, अपने मालिक को पहचानता है। तो जो मालिक होता है और घोड़ा होता है उनकी मतलब अलग ही ट्यूनिंग रहती है, ठीक है ना, चलने की। तो कोई किसी का घोड़ा लेके, कोई किसी का घोड़ा लेके चला गया। तो इसने क्या क्या काम करा, घोड़ों को दागने की व्यवस्था चलाई। घोड़ा दागना मतलब घोड़े पर दाग लगा देना, जिससे कोई अपना घोड़ा पहचान सके, ठीक है। तो दागना ऐसा था कि एक उसका घोड़ा का ना कहीं से भी थोड़ा सा उसके बाल से थोड़ा सा ना जला दिया जाता था, वो पर्टिकुलर उस बेचारे पे दाग पड़ गया, ठीक है। तो घोड़ा दागने की व्यवस्था किसने चलाई, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये भी सेना के लिए ही काम था, तो सेना में आ जाएगा। घोड़ा दागने की व्यवस्था, दागने की व्यवस्था, ठीक है। घोड़ा दागने की व्यवस्था चलाई अलाउद्दीन खिलजी ने। ये हो गया पर्टिकुलर सेना के लिए। अब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स, अलाउद्दीन खिलजी के हम टैक्स पढ़ते हैं, टैक्स बहुत सारे थे। देखो जो चीज़, जिस वंश में जो चीज़ चेंज होगी, अगर वो आगे के वंश मतलब कंटिन्यू चल रहे एक के बाद एक, तो कुछ चीज़ें ना वही रहेंगी। जैसे कि अब तक अगर हम बात करें कि उसकी जो अब सिक्के है ना, सिक्के का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिक्का अब तक हमने जो ये पढ़ रहे हैं हम, दिल्ली सल्तनत, सिक्का हमने सिर्फ और सिर्फ इल्तुतमिश का पढ़ा है, ठीक है ना, याद है ना, जीतल और क्या टंका, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। तो सिक्के तो अब तक वही चल रहे हैं, सिक्का किसी ने चेंज नहीं किया, ठीक। जैसे अब हमारे अब नॉर्मल अपने जीवन में वो ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे पिछली गवर्नमेंट ने कोई योजना चला दी, ठीक, या फिर कह सकते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, नोट चेंज करा दिया, मोदी जी ने नोट चेंज करा दिया। अब पता चले कि आगे अगली गवर्नमेंट आ जाए, वो उस चीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू करती रहे, ठीक है ना, वो ना चेंज करे फिर से। तो कुछ चीज़ें ना पीछे से ऐसी चलती आती हैं, फिर जिससे कोई ना कोई आगे चेंजेस करा देता है। तो ये जो है सिक्के अभी तक किसी ने चेंज नहीं करे, वही चल रहा है, ठीक है ना, टंका और जीतल। लेकिन टैक्सेस में थोड़ा सा इसने अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे वो चीज़ें की हैं। तो अब पढ़ते हैं इसके कर, टैक्स कौन कौन से थे, ठीक। और टैक्स अब तक इससे पहले तक कौन सा चला था, जजिया कर, याद है ना, जजिया कर जो मैंने किसी ने चलाया था, वो मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है ना, जजिया कर, उसने 5 लोगों को मुक्त रखा था इस चीज़ से, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसकी टैक्स मतलब कर व्यवस्था कैसी थी। टैक्स इसको प्लस करके ना फिर वो तो आती नहीं, आगे चलो क्या करना मुझे, कर व्यवस्था, कर व्यवस्था, ठीक है। इसकी कर व्यवस्था कहती थी, अलाउद्दीन खिलजी ने 4 मेन तरह के तो कर थे, 4 मेन तरह के टैक्सेस थे। पहला तो जजिया कर तो चल ही रहा था अब तक, कौन सा था, जजिया, जजिया कर। दूसरा था ज़कात, जजिया, ज़कात, खरात, जजिया, ज़कात, खरात। पहले खुम्स, खुम्स लिख, बाद में लिख लेते हैं, चलो खुम्स, ठीक है। ये जो थे ये थे 4 मेन, ये थे 4 मेन, 2 और थे, है ना, इसको यहाँ पे 5 और 6। एक का नाम था घरी और एक का नाम था चरी ये बड़े इंटरेस्टिंग है, घरी चरी, ठीक है। ये क्या थे, इसके टैक्स थे। पहला हमने ज़मीन पे तो देख लिया कि उपज पे 50% टैक्स लगता था, लेकिन ये अदर टैक्सेस थे। पहला हो गया जजिया, जजिया वही जो मतलब गैर मुस्लिम पे लगता था,
ठीक है ना। मैम ने मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे भी यही पढ़ा था कि वो उसने गैर मुस्लिम पे एक सुरक्षात्मक कर था, मतलब कि प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप हमें जब तक टैक्स देंगे तब तक हम आप पर कब्जा नहीं करेंगे या आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, तब तक आप सेफ हो। तो ये था जजिया कर, सुरक्षात्मक कर था ये, ठीक है। तो जजिया कर किस लिए था? गैर मुस्लिमों के लिए। जजिया कर किन के लिए था? गैर मुस्लिम के लिए। ये किस पर लगता था? गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम का मतलब जो लोग मुस्लिम नहीं हैं, मुस्लिम्स को छोड़कर, ठीक है ना, गैर मुस्लिम के लिए था ये। अब जो ज़कात है, ज़कात होता था स्पेशली मुस्लिमों के लिए, मतलब कह सकते हैं मुस्लिमों का इनकम टैक्स था। ज़कात अभी भी मुस्लिम देते हैं, ठीक है ना, मतलब कि कहते हैं ना अल्लाह की राह में ज़कात देना, तो अभी भी ज़कात को फॉलो किया जाता है। तो ज़कात क्या होता था? ये क्या था? मुस्लिम का आयकर, मतलब इनकम टैक्स, अपनी जितनी भी इनकम उसमें से टैक्स देना, मुस्लिम के लिए था स्पेशली ज़कात। ये जो खैरात था, खैरात भी मुस्लिमों के लिए था। देखो ये तो हो गया आपको इनकम टैक्स देना, मतलब कि अपनी इनकम पर देना है। ये होता था ज़मीन पर। खैरात था मुस्लिमों के लिए ज़मीन पर, भूमि पर दिया जाने वाला कर, मुस्लिमों का भूमि पर दिया जाने वाला कर, ठीक है। ये क्या था? मुस्लिमों का भूमि पर कर, ठीक है, समझ गए। मुस्लिमों का भूमि पर कर था ये। अब बात करते हैं खुम्स। ये क्या? खुम्स है ना, खुम्स, सही नहीं लिख रहा था, खुम्स। ये जो खुम्स था ये होता था लूट के माल पर टैक्स लगता था। जैसे सैनिक थे, इसके जितने भी सैनिक थे, कोई कहीं ना कहीं लूटपाट मचाई, जितना वो माल दौलत लूट कर लेकर आते थे ये उसके ऊपर टैक्स लगाता था, ठीक है। इतना टैक्स समझो तो बाकी तुम्हारा, ठीक। तो ये क्या था? लूट के माल पर कर था। लूट के माल पर, लूट के माल पर कर था ये, क्लियर। अब बची कौन हमारी? चरी घरी। चरी घरी बची ना, इसकी मात्रा मिटन गई, ठीक है। घरी और चरी। घरी क्या था? देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। घैसा घर, घैसा घरी। घरी क्या था? घर पर लगने वाला टैक्स था, ठीक है। क्या हो जाएगी? हाउस टैक्स हो जाएगा। हाउस टैक्स समझ सकते हैं ना, क्या था ये? घरी हाउस टैक्स था। ये क्या था? हाउस टैक्स होता था। अब बचता चरी। ये भी भैया नाम से इसको पता चल जाएगा, चरी। चरी मतलब चराना। तो उस टाइम पे जितने भी चारागाह होते थे, चारागाह मतलब कि बहुत बड़े बड़े घास के मैदान, जहाँ पे जो लोग थे अपनी भैंसों को, गाय भैंसों को, इन सबको चराते थे, तो उस पर भी टैक्स लिया जाता था, ठीक है। कि इतना सारी ये गवर्नमेंट का ज़मीन है, इसको आप, इस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो चरी क्या था? चारागाह पर टैक्स। चारागाह पर, ये क्या था? चारागाह पर टैक्स था, क्लियर इतना। ये क्या हो जाती? कर व्यवस्था। अब हमने सैन्य व्यवस्था देख ली, कर व्यवस्था देख ली। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे, चलो इसको, क्लियर है इतना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। सैन्य व्यवस्था होगी, कर व्यवस्था हो गई। अब क्या बचा? देखो अब है इसका सैन्य व्यवस्था के बाद जो इसका वो है ना, मतलब कि आक्रमण वाला, उसको थोड़ा सा हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब इसके पढ़ लेते हैं हम इसके विभाग। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से विभाग बनाए।